Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Hello, hello, Sir. audible? Audible, Yes, sir. sir. Okay. So, let's continue the session. From where we have leave it yesterday. Is there any doubt? सर ये आप एक्स फिट एंड वाई फिट आप वो जो था वो रिपीट करेंगे? वो अभी हम लोग और यूज करेंगे ना? वो तो बस कर्सरी वो था ना? कौन सा? एक्स फिट एंड वाई फिट जो आपने बनाया था और उसके बाद जो किया था कैलकुलेशन लास्ट क्लास में। ये अभी जो अपन ने किया था इसमें एक्स फिट और वाई फिट ना। ये तो सीक्वेंस बनाया था, ये अपन करेंगे बात। हाँ। ये तो मैंने वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया था इसको, है ना? और ये फैक्टोरियल वगैरह ये फैक्टोरियल वाला हुआ नहीं है ना हमारा 74 वाला? ये हम्म ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा हम्म, आपको। प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ। वो अभी अपने को थ्योरी बची है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये यूनिवेरिएट कंप्लीट करके पहले वो थ्योरी ले लेंगे थोड़ा सा, है ना। ठीक है। तो उसके बाद फिर अपन डेटा विजुअलाइजेशन पे जाएंगे, ठीक है। तो हमने ये देखा था लास्ट सेशंस में कि कैसे हम न्यूमेरिक डेटा का यूनिवेरिएट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ चीजें देखी। एक तो समरी फंक्शन देखा। इसके पहले हमने इंडिपेंडेंट फंक्शंस देखे, मीन कैसे निकालेंगे, एसडी कैसे निकालेंगे, वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन हमने समरी फंक्शन देखा। देन हमने डिस्क्राइब एक फंक्शन देखा साइट लाइब्रेरी का, जो कि 12 पॉइंट समरी देता है। और इन सब चीजों से हमने फिर बॉक्स प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं, हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो समझने के लिए वो चीज देखी। इसके द्वारा हम डेटा को थॉरोली स्टडी करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल, अब ये तो सब था न्यूमेरिक वेरिएबल के बारे में। अब हम बात यदि करें कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सर एक तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है मेरा कि यूनिवेरिएट का मतलब क्या होता है? यूनिवेरिएट मतलब ओनली वन वेरिएबल?
हाँ, वन वेरिएबल। तो एक जैसे एक हमारे, हाँ, हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं, एक एक वेरिएबल पे इंडिविजुअल मीन, उसका इंडिविजुअल एसडी, ये देख रहे हैं ना। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल वो एम्प्टी कार्स डेटा में हमने एमपीजी वो लिया था और हाँ एमपीजी का सारा कुछ किया, वही हम हाँ, वही वही समझ। वही यूनिवेरिएट ओके। है ना। एक एक वेरिएबल को समझना, उसके नेचर के, उसके बिहेवियर को समझना। तो तीन चीजें होती हैं इसमें। एक तो शेप ऑफ द डेटा, जो कि हम हिस्टोग्राम से देखते हैं या बॉक्स प्लॉट से देखते हैं, ठीक है। हम्म। दूसरा होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन, है ना, रेंज, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, ये सब चीजें। तीसरा होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन में वही एस डी, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, रेंज। ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन में आता है। मीन मीडियन जो आता है वो आपका इसमें आ जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा पहली बात स्क्यूड है या नॉर्मल है, शेप के थ्रू। उसके बाद यदि डेटा स्क्यूड होता है तो हम फिर मीडियन वाले जो प्रोसीजर है आगे इन्फ्रेंशियल एनालिसिस में यदि जा रहे हैं, तो जो भी चीज हम करेंगे मीडियन बेस्ड स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, ना कि मीन बेस्ड। समझ गए आप, जिसमें मीडियन का उपयोग होता है कहीं पे कैलकुलेशन। हम इस तरह का कुछ आगे यूज करेंगे। हम दो चीजें होती हैं जब भी कोई डेटा आता है, तीन तीन मेन उसके अंदर हम उसको बोल सकते हैं कि तीन खामियां डेटा में पाई जा सकती हैं जब भी आपको डेटा मिलता है। पहली खामी होती है कि उस डेटा में डुप्लीकेट रोज हो सकती हैं, डुप्लीकेट ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। ये एक मोस्ट प्रोबेबल आप एरर ऑफ डेटा मान सकते हैं, उसको हमें दूर करना रहता है। उसके लिए मैंने आपको फंक्शन बताया था डुप्लीकेटेड और डिस्टिंक्ट फंक्शन हमने डिप्लायर का लिया था, यूनिक फंक्शन लिया था, उसके द्वारा हम डुप्लीकेसी हटाते हैं। दूसरा जो चीज होता है वो है मिसिंग वैल्यूज। डेटा में कुछ सेल्स में वैल्यूज नहीं होती हैं। उन मिसिंग वैल्यू के लिए हमारे पास तीन तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट है यदि आपका ओवरऑल डेटा सेट में 5% से कम ऑब्जर्वेशंस में नंबर ऑफ मिसिंग फ्रिक्वेंसी नहीं बोल रहा हूँ मैं, 5% से कम ऑब्जर्वेशंस में मिसिंग वैल्यूज है, तो आप उन ऑब्जर्वेशंस को ड्रॉप आउट कर सकते हो। पहला, यदि आपके डेटा में 5% से ज्यादा, 20%, 30% में ऑब्जर्वेशंस में मिसिंग वैल्यूज पाई गई हैं, फिर आप उस मिसिंग वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे, कुछ उसको ट्रीटमेंट देंगे। तो मिसिंग वैल्यू को ट्रीटमेंट देने के लिए हम पहला जो टेक्निक होता है वो है यूजिंग सेंट्रल टेंडेंसी। जो भी सेंट्रल टेंडेंसी है उस कॉलम की, वो हम उसके अंदर फिल कर दें। डिपेंड करता है नेचर ऑफ वेरिएबल। अब यदि डेटा नॉर्मल है तो हम मीन रख सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। यदि डेटा स्क्यूड है तो आप मीडियन रखेंगे। बात समझ में आए, मीन मीडियन में क्यों डिफरेंस है? पहली चीज समझ रहे हैं आप तो, मीन कब रखना है, मीडियन कब रखना है। मतलब डेटा जब डिस्क्रीट है सर तब हमें मीन नहीं, रखना है। डिस्क्रीट नहीं, स्क्यूड स्क्यूड। स्क्यूड। हाँ, नॉर्मल और स्क्यूड। हिस्टोग्राम जब अपन बनाते हैं तो डेटा या तो नॉर्मल होगा, बेल शेप्ड होगा तो नॉर्मल है। पॉजिटिव स्क्यूड और नेगेटिव स्क्यूड भी हो सकता है डेटा। नहीं आया समझ में? सर वो एग्जांपल दे देंगे, वैसे तो समझ में आ अच्छा, गया बट एग्जांपल से ढंग से समझ में आ जाएगा। देखिएगा जैसे अपन एक लेते हैं, देखिए डेटा स्क्यूड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शुरू में ज्यादा है बाद में कम है, ये हम्म, स्क्यूडनेस है। ठीक है सर। मैं आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ, मैंने वो पीपीटी भी भेजा था और सब क्लियर हो जाएगा स्क्यूडनेस।
मैं ये शायद आपको डिस्क्राइब नहीं किया होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। व्हाट इज यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स? यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, इट नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू गो थ्रू एंटायर डेटा। हम पूरे डेटा के एक साथ नहीं जा सकते हैं। यू वुड रेदर लाइक टू look at few summary points which would give you an idea overview of the variable here। मान लिया आपको बहुत सारा डेटा है, मिलियंस ऑफ रोज हैं, बिलियंस ऑफ रो हैं, आप पूरे डेटा को देख के थोड़ी कुछ समझ सकते हो। सामने डेटा पड़ा है, उसको देख के समझ पाओगे क्या? किसी इंसान को भी, हम कोई सामने कोई इंसान है, हम एकदम से नहीं समझ सकते जब तक हम उससे बातचीत नहीं करेंगे, उसके बिहेवियर को नहीं समझेंगे, थोड़ा समय लगता है नेचर को समझ, तब उस व्यक्ति के बारे में कोई डिसीजन ले पाते हैं, है ना? ऐसा ही डेटा के साथ है, पूरे खाली डेटा को सामने बिठा दो सजाता जाके जैसे, तो हम थोड़ी समझ सकते हैं प्योर रॉ डेटा से। हमें उसके कुछ समरी पॉइंट्स चाहिए जिसके द्वारा हम उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं कि फैसेट्स ऑफ डेटा। तो फैसेट्स ऑफ डेटा में मैंने जैसे आपको बताया, तीन चीजों के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। टू अराइव एट प्रॉपर समरी स्टैटिस्टिक्स वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट फैसेट्स ऑफ डेटा वी नीड टू लुक टू हैव द कंप्लीट ओवरव्यू। द फर्स्ट थिंग इज द शेप। मैंने लास्ट में लिखा है, सबसे पहले हम शेप देखते हैं डेटा, फिर हम आते हैं सेंट्रल टेंडेंसी कि उसकी सेंट्रल टेंडेंसी, यदि शेप स्क्यूड, और मैं अभी बता रहा हूँ आगे आपको। और तीसरा होता है वेरिएबिलिटी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, व्हाटएवर। अब सेंट्रल टेंडेंसी हम जानते हैं कि इसका मतलब होता है एवरेज और रिप्रेजेंटेटिव बिहेवियर ऑफ द डेटा। और वी हैव द थ्री measures of central tendency. One is the mean, median, and mode. Mode we use for the categorical data. And I come to that point. Types of sets of numerical measure. So the data we have a measurement. Thus it may be symmetric or it is called the normal data. Symmetric data is the normal data. Second one is positively skewed and the negatively skewed. The measurement is the skewness, which I already explained once. So look at here, if the data you make a frequency table or whatever the histogram, if it look like this, the blue shape, the highest frequency on the origin side, initially, later on the frequency is decreasing. So it is a positive skewed data. Is it clear? Yes. पहले जो हिस्टोग्राम बताया इसमें तो मतलब ये कर नहीं सकता ना पॉजिटिव स्क्यूज। नहीं, पॉजिटिव स्क्यूड है ना, शुरू में ज्यादा है, देखिएगा मैं दिखा देता हूँ, आप इसको करके देखिए ऐसे, हाँ दिख रहा है पॉजिटिव स्क्यूड, आ रहा है फिर समझ वो में? 35 तक आने से ज़्यादा है। हाँ, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब एक रफ हम लोग आइडिया लेते हैं। स्क्यूनेस इसकी कम है, 0.61 है, पर है स्क्यू, पॉजिटिव स्क्यूड है। ठीक है सर इसकी ये प्लॉटिंग हुई कैसे है? 10 5 के इंटरवल से हुई, ऑटोमेटिक ले लेता हूँ। ये क्या ना, हिस्टोग्राम एम्प्टी कास्ट डॉलर माइलेज। हाँ बट नीचे जो वो क्लास इंटरवल, अच्छा हाँ वो जो क्लास इंटरवल है उनकी जो प्लॉटिंग हुई है जैसे पहले में 5 फ्रिक्वेंसी है जो 10 से 15 के बीच है, 5 नहीं 6, 6 डेटा लेस देन, अच्छा मतलब जो 15 to 10, between 15 to 10 there are 6 observations and there are 12 observations which belongs to 15 to 20 miles per gallon mileage, है ना? And there is 8 between 20 to 25 the mileage of cars. Does that make sense to you now? yeah So we come to the point again. So this is the positive skew. If the data is like this, the bell-shaped data, in the middle the frequency is higher and later on the frequency is lower. So it is the skewed, it is the no skewness or the symmetric data or the normal data. Okay, it is the normal data. And if the frequency is higher on the right side, and near the origin the frequency is very low, so it is the negative skewed. I will show you the negative skewed. कौन सा वेरिएबल नेगेटिव स्क्यूड हो सकता है एम्प्टी कार्स में?
माइलेज यदि पॉजिटिव स्क्यूड है तो कौन सा वेरिएबल हो सकता है? वेट भाई, माइलेज वेट बढ़ेगा तो माइलेज कम होगा, राइट सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल। So it's look like little bit negative. If I see the take the psych library and yes, y, c, h, and I find out the skewness of empty cars dollar weight. So I will say it is 0.42. It is not negative. It is positive. It is showing the positive skewness in the weight also. It is positive skew. The skewness of if we see the skewness of mileage, it is also showing me the positive skewness, but the skewness are different. The 0.61 is more than 0.5, so it is the positive skew, but 0.40 is not more than 0.5, so it is considered as normal data. ये नॉर्म ओ अच्छा यदि 0.5 से कम हम्म हम उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। मतलब 0.5 एंड 0.5 से नीचे ना हाँ, और Point- नेगेटिव साइड में -0.5, ओके मतलब उसके माइनस भी 0.5 हाँ, से -0.5 से 0.5 के बीच में यदि स्क्यूनेस आ रहा है तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर करेंगे डेटा। कोई भी डेटा एब्सोल्यूट नॉर्मल तो होता नहीं है, इसलिए एक रेंज है कि -0.5 से 0.5 के बीच स्क्यूनेस। करेक्ट। जीरो स्क्यूनेस डेटा बहुत मुश्किल है कि आपको रियल वर्ल्ड में मिले। ठीक है। ये क्योंकि हाँ, तो सॉरी फिर बेसिक क्वेश्चन पूछूं कि ये स्क्यूनेस हम किससे चेक करते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाट ये स्क्यूड हाँ, पॉजिटिवली स्क्यूड है या नॉर्मल डेटा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हाँ ठीक है विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग नहीं होता ना ये हाँ, नहीं, ये फ्रिक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम। ये फ्रिक्वेंसी कैसे, मतलब किस रेंज में कितने ज्यादा लोग आ रहे हैं, किस में कम आ रहे हैं। वो एक जैसे आप देखेंगे ना यहाँ भी कि 1 से 2 के बीच में अपने 4 लोग हैं, 2 से 3 के बीच में भी 4 लोग हैं, है ना। फिर 3 से 3.5 के बीच में यदि हम देखें तो 8 लोग के लगभग हैं, 8-9 लोग हैं 8-9 गाड़ियां हैं जिनका वेट इतना है। इस प्रकार से हम लोग को एक डिस्ट्रीब्यूशन पता चलता है कि भाई लो साइड ज्यादा है, हाई साइड ज्यादा आ रहा है फ्रिक्वेंसी। क्लियर। ठीक है जैसे मैं आपको बताऊं अभी एक देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए कंफर्म केसेस में अपन इंडिया का देखते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहा है, दिख रहा है आपको ये Right, रेड sir. वाला है। यस सर तो ये देखिएगा, ये भी थोड़ा सा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये उतना नहीं है, ये भी नहीं है। मैं यदि इसको यहाँ से ले लेता हूँ, अब क्या दिखेगा, अब पॉजिटिव स्पीड दिख रहा हाँ है ना। ठीक है, अभी मैं इसको और बताता हूँ। यहाँ तक ये नेगेटिव स्पीड दिख रहा है, अब समझ में आ गया। ओके Right, sir. तो यदि इस तरह से नेगेटिव या पॉजिटिव स्क्रू है तो मीन के लिए बात करेंगे, मीडियन के लिए, मीन पे नहीं जाएंगे फिर। ठीक है, मीडियन से रिलेटेड हम लोग चीज यूज करेंगे। जाते हैं अपन पॉइंट पे। ये तो समझ में आ गया पॉजिटिव नेगेटिव स्पीड का। ये देखिएगा, ये मैंने सेम आपको प्रैक्टिकल दिखा दिया।
अब हम बात करते हैं कि हिस्टोग्राम मैं बता ही चुका हूँ वो कैसे बनाते हैं, बॉक्स प्लॉट से भी पता चल जाता है। और पहले हम बात करते हैं मिसिंग वैल्यूज की। तो जो मिसिंग वैल्यूज होती हैं उसको हम या तो यदि डेटा स्क्यूड है तो हम मीडियन रख देते हैं, यदि डेटा नॉर्मल होता है तो हम मीन रखते हैं। ठीक है, उन मिसिंग वैल्यूज की जगह। एक तीसरा तरीका और होता है मिसिंग वैल्यू को फिल करने का, वो तरीका होता है बिजनेस लॉजिक। आप बिजनेस लॉजिक यूज करके आप उस वैल्यू को फिल करते हैं। कारण क्या होता है कि यदि हम सेंट्रल टेंडेंसी रख रहे हैं कहीं पे, तो मैं बहुत एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट का अपने पास डेटा है। ये एक तो मैं बहुत सब्जी की हम बात कर रहे हैं, जो कटोरी में सब्जी मिलती है होटल में, और ये रोटी। देखिएगा, यदि किसी ने एक जनरल, हमारे पास एक पहले से मालूम है, एक हम जानते हैं कि भाई एक कटोरी सब्जी लेगा तो आदमी 2 या 3 रोटी या 4 रोटी खाए। तो यदि सब्जी एक कटोरी ले रहा है, वो एक प्लेट ले रहा है, तो वहां रोटी है 4। फिर किसी ने 2 प्लेट सब्जी ली तो 6 रोटी है, मान लो। फिर एक प्लेट ली तो 3 रोटी है। इस तरह से डेटा हमारे पास है। यह डेटा हमारे पास आ है ना? अब इधर पे कहीं पे रोटी मिसिंग है और सब्जी 2 प्लेट है, या 1 प्लेट मान लेते हैं, एक ही प्लेट लेते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो मैं आउटपुट चाह रहा हूँ वो आ जाएगा। फिर 3 प्लेट सब्जी है, 10 रोटी है। फिर 5 प्लेट सब्जी है, 20 रोटी है। इस तरह से ये वैल्यू मिसिंग है। यदि मैं इसका मीन देखता हूँ तो इसका जो मीन आता है, चलिए यही निकाल देते, 6 4 10 3 13 12 25 25 और 10 35 और 20 55 55 1 2 3 4 5 6। सो मीन जो हमारा आ रहा है करीब 9 चपातीस का आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? यस। क्लियर? अब यदि ये मैं 9 चपातीस यहाँ रखता हूं तो क्या बोलेंगे आप, ये इंसाफ हो रहा है? एक प्लेट सब्जी पे 9 रोटी कौन खाएगा? ये तो सही नहीं आ रहा। सही नहीं है ना? तो ऐसे कहीं पे चलो 2 प्लेट होगी तो 9 रोटी कहीं पर यहाँ भी मान लो मिसिंग होता, तो यहाँ 9 सेट हो रहा है, 2 प्लेट में भी सेट हो रहा है, 3 प्लेट में भी सेट हो रहा है, पर एक प्लेट में सेट नहीं होगा, 5 में भी सेट नहीं होगा। इज इट क्लियर? तब हमें इनकी जगह ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो इसके हिसाब से आए, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये वैल्यू डिसाइड हो। क्लियर? और भी वेरिएबल हो सकते हैं, ये तो मैंने खाली एक एग्जांपल के लिए दिया है। बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, वो सब वेरिएबल मिलकर की इस वेरिएबल की वैल्यू को वो डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए इसमें। मतलब कुछ कोरिलेशन होता है, डिसाइड तो नहीं करते हैं पर कोरिलेट होती है क्या होना चाहिए।
है ना, आपस में उनका। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आना चाहिए, बिजनेस लॉजिक यूज करते हैं, और इसके बिजनेस लॉजिक के लिए जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तो उन्हीं की एल्गोरिथम को हम यूज करके हम इन वैल्यू को फिल करते हैं। ठीक है, हम प्रिडिक्टिव मॉडलिंग लगाते हैं इसमें। ये सब डेटा से हम मॉडल बनाते हैं, जो डेटा हमारे पास है, और उसके बाद हम इन इन वाले वैल्यूज के इनपुट्स को रख देते हैं कि क्या क्या आना चाहिए यहाँ। तो इसका आउटपुट दे देता है, 9 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सर अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है और उसमें मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन कौन सी और कितनी वैल्यू मिसिंग है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं आपको अभी एक बता देता हूँ। सिंपल फंक्शंस हैं, हम यूज करते हैं इसको और पता चल जाता है कि कितनी मिसिंग वैल्यूज है। देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या। अपन एक वेक्टर बना देते हैं, बहुत सिंपल सा। अली मैंने एक सैंपल ले लिया। अपन को ये डेटा में कहाँ ढूंढूंगा मिसिंग वैल्यू वाले में। तो यदि मैं इसको एक्स को प्रिंट करता हूँ तो मुझे ये मिलता है। यहाँ कुछ सारे एन वैल्यूज हैं, हमें पता करना है कहाँ कितनी एन वैल्यूज है। सबसे पहले नंबर ऑफ एन वैल्यूज मालूम है, तो आपको कुछ नहीं, सम फंक्शन लेना है, इस डॉट एन है ना, किसमें, एक्स में। यदि आप इस डॉट एन लेंगे तो लॉजिकल रिस्पॉन्स देगा ट्रू एंड फॉल्स। पहले इतना रन करके बताता हूँ। ये बताएगा कि पहला वाला एन नहीं है, दूसरा एन नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा एन है, ट्रू कर दिया। ट्रू फॉल्स में देगा। But जब मैं इसको सम कर देता हूँ तो कितने ट्रू हैं उनको काउंट करके देगा। आप ट्रू को काउंट करता है, फॉल्स को नहीं करता। ट्रू है ना जो, तो ट्रू कितने हैं? मेरे पास 4 है, तो ये बता देगा 4 आपके पास मिसिंग वैल्यूज। गॉट इट। अब आप ये जानना चाहते हैं कि वो मिसिंग वैल्यू कहाँ है ना। सो आप वेयर फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैं उधर लिख देता हूँ स्क्रिप्ट में, समझ में आएगा। फंक्शन वेयर, नहीं वेयर नहीं, विच विच लिखना था, वेयर लिख दिया। ये बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि एन तो है। तो बताना चाहिए x equal to n, वो भी नहीं दे रहा है, इसको भी बोल लेना। which ले सकते हैं पोजीशन के लिए, क्योंकि वो 0 इंटीजर दे रहा है x में तो n है। चार है, चारों की पोजीशन चाहिए। which x है, ओह मैं गलत ब्रैकेट लगा रहा हूँ, which में से स्क्वायर ब्रैकेट भी चलता है।
कुछ एक सेकंड, क्यों नहीं वर्क कर रहा? यहाँ तो वर्क कर रहा है। इक्वल टू पे क्यों नहीं कर रहा है? तो भी नहीं दे रहा है। चलिए देखता हूँ मैं इसमें क्या फंक्शंस में कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, बीच की जगह कोई और भी यूज हो सकता है, क्योंकि पोजीशन कभी देखते नहीं, हम लोग सीधे फिल कर देते हैं उसको। फिल के लिए तो कंडीशनल स्टेटमेंट ले लेते हैं हम लोग, वो वैल्यू भर देते हैं। इस डॉट एन से हमें पता तो चल जाता है कहाँ कहाँ है ट्रू, ट्रू फॉल्स कहाँ कहाँ है, ये तो पता चल जाता है कि भाई ये एन है, ये एन है, इस पोजीशन पे है। पर कितने एन है ये सम इस डॉट एन से हमें पता चल जाता है। ठीक है, ये हमें इससे पता चल जाता है। बस, तो ये एन के लिए है, हमारे एन हमें पता चल जाता है मिसिंग वैल्यू कहाँ है। ठीक है, बाकी अपन देखेंगे, अभी डेटा प्रिपरेशन में जाएंगे, हम इसको कैसे फिल करते हैं, क्या करते हैं, चीजों को देखेंगे। हाँ, दूसरी चीज होती है आउटलायर्स डेटा में। ये तो अभी अपन ने पढ़ा मिसिंग वैल्यू। डेटा में वे वैल्यूज जो काफी हट के होती हैं डेटा की जनरल वैल्यूज से, वो आउटलायर्स कहलाती हैं। और वो आउटलायर्स को हमें एडजस्ट करना रहता है, या फिर पहला ट्रीटमेंट तो वही होता है जो मिसिंग वैल्यू के साथ कर रहे हैं, कि यदि 5% से कम ऑब्जर्वेशन में आउटलायर्स आ रहे हैं तो आप हटा दिए हो वो आउटलायर्स, है ना। हाँ, यदि आउटलायर्स जो होती हैं वो जनरली न्यूमेरिक वेरिएबल्स के लिए होंगी, कैटेगरिकल के लिए नहीं होती। और values in the data which are too different from rest of the data, meaning they are either too small or too large, उन्हीं को हम आउटलायर्स बोलते हैं। क्वांटिफाइंग आउटलायर को क्वांटिफाई करने के लिए कौन आउटलायर है कौन आउटलायर नहीं है, तो we can quantify these too small and too large values by defining an acceptable range of values for data। तो जो एक्सेप्टेबल रेंज वैल्यूज ऑफ डेटा की हम बात करते हैं, यदि डेटा नॉर्मलाइज है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, मीन प्लस माइनस एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इन एन जो इसमें कॉफिशिएंट है वो फिक्स है, वो हम 3 लेते हैं। क्या लेते हैं? 3 लेंगे। और यहाँ पर जो एन है, यदि स्क्यूड डेटा है आपका, तब आप ये लेंगे Q1 माइनस एन इंटू आई क्यू आर, Q3 प्लस एन इंटू आई क्यू आर। तो जो एन है यहाँ पे 1.5 होगा और यहाँ पर 3 होगा। चलिए, सर IQR मतलब इंटर क्वार्टाइल रेंज। हाँ, इंटर क्वार्टाइल। जैसे हम देखें, आपको बताता हूँ, यदि डेटा आपका नॉर्मल है तो मीन प्लस, यदि अपर लिमिट निकालना है, यूएल्स हम बोलते हैं अपर लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट, है ना। तो यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट फॉर द आउटलायर, सो एक्स प्लस 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, गॉट इट। और लोअर कंट्रोल लिमिट, that is x bar minus 3 into standard deviation. Does that make sense to you? क्या ठीक है सर। यदि डेटा स्क्यूड है तो अपर कंट्रोल लिमिट Q3 प्लस 1.5 इंटू Q3 माइनस Q1 जो कि IQR होता है। क्लियर?
ये मैं 3 1.5 कहाँ से आया? ये कोफिशिएंट है जो लेना ही है, हमें डिफॉल्ट है। ओके। मतलब इसको लेने के बाद जो डेटा रिमेनिंग बचता है हमारे पास, मान लीजिए मैं 3 ले रहा हूँ, तो जो डेटा आउटसाइड बचेगा इस क्रिटिकल लिमिट के, है ना, वो 0.73% डेटा होगा। कितना होगा, सॉरी, 99.27% डेटा, 99.73% डेटा तो इसमें आ जाएगा, आप यूज कर रहे हैं। तो 0.27% जो है वही डेटा रहेगा जिसको हम आउटलेयर्स में मानते हैं, बहुत एक्सट्रीम होता है ये। इज इट क्लियर? हम्म। मतलब हम मोर देन 99% डेटा तो यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ वैल्यूज आ रही हैं। ज्यादातर डेटा 99.73% डेटा इन दोनों वैल्यूज के बीच में है, L1 और L2, जो हमने लिमिट निकाली है, ये L1 और L2। व्हाट इट है, तो हमारा मैक्सिमम डेटा इसके अंदर है। अब कुछ डेटा यदि इसके बाहर जा रहा है तो वो आउटलेयर ट्रीट करेंगे। डज डेट मेक सेंस? यस। डेटा कहीं भी हो सकता है यार, क्योंकि ये कभी टच नहीं होता है एक्स एक्सिस पे, इन्फिनाइट होता है लगभग। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है इस पर टच नहीं होता एक बार, तो ये कहीं भी हो सकता है। व्हाट इट, यहाँ समझ में आ गया आपको पॉइंट ऑफ? ऐसे ही इसमें होता है, ये भी अपन को वही चीज शो करता है, LCL Q1 माइनस 1.5 इंटू Q3 माइनस Q3। तो इसलिए जब हम डेटा को पहले शेप जो चेक करते हैं ना, डेटा का इसलिए करते हैं कि हमें यदि मिसिंग वैल्यू भरना है, यदि हम उसी वेरिएबल की भर रहे हैं तो मीडियन भरेंगे, यदि स्क्यूड है तो, यदि नॉर्मल है तो हम उसके अंदर मीन भरेंगे। इसी प्रकार जब हम आउटलेयर को ट्रीटमेंट देंगे, ये फ्लोरिंग एंड कैपिंग कहलाता है। जब हम राइट साइड का एडजस्टमेंट करते हैं, क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ आपका 85 वैल्यू है, यहाँ आपका 62 आया, तो आप इस 85 को कन्वर्ट करेंगे 62 में, है ना। 85 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 62, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी सबके, जितनी वैल्यू 62 से ज्यादा है सबको कन्वर्ट कर देंगे 62 में, तो डेटा यहाँ सिमट जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं केपिंग। व्हाट इट, इसी प्रकार आपका कोई वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ 14 आ रहा है और यहाँ पे कहीं 9 है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 14 9 की जगह, ये पूरा डेटा समेट के इधर आ जाएगा। अब आपका पूरा डेटा 100% यहाँ हो गया। गॉट इट? ये सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं समझ में आया मुझे। अब क्या 9 हो, एंड 14 को देखिएगा आपके पास 5% के अंदर ऑब्जर्वेशन यदि आउटलेयर्स वाले हैं डेटा में, तो आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। हम्म। पर 5% से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस यदि आउटलेयर्स वाले हैं हमारे पास, 20% 12%, फिर आपको कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं, पहला जो स्टेप होता है फ्लोरिंग एंड केपिंग। तो फ्लोरिंग एंड केपिंग, यदि ये 85 मेरा आउटलेयर है और ये मेरी L2 थी 62, है ना, तो इस आउटलायर को मुझे कहीं ना कहीं मेरे रेंज में लाना पड़ेगा ना। तो मैं 85 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 62 कर दूंगा, ओके। तो 62 बढ़ गए मेरे पास अब, हम्म। है ना, तो ये इधर आ गया, रेंज में आ गया कि नहीं, 62 मेरी अपर लिमिट है। अब बाहर नहीं रहा ना, उसके बाहर तो नहीं रहा, मैंने इसको अंदर कर लिया। करेक्ट। इस थियोरेटिकली प्रो, तो समझ आ गया ये। हाँ, इसको बोलते हैं केपिंग। अच्छा। इस प्रोसेस को राइट साइड से जो हम एडजस्ट कर रहे हैं, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द केपिंग। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड इफ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग, देयर इज 9, मैं कलर चेंज करता हूँ, समझ में आएगा, ये 9 है, उसको अगर 14 बना दिया तो वो भी अंदर आ जाएगा। वो भी अंदर आ जाएगा। समझ ओके। गया? समझ, ये थियोरेटिकली तो समझ में आ गया, बट ऐसा क्या डेटा होता है जिसमें 20% आउटलायर्स हो सकते हैं? ऐसा भी होता है क्या कुछ? ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा हूँ मैं, होता है कुछ डेटा के अंदर, हो सकता है ना, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में तो कुछ भी संभव है।
तो कई बार डेटा रहता है जिसमें आउटलायर्स होते हैं बहुत ज्यादा। क्लियर? पर ऐसे सब्स्टिट्यूट करने से तो इसकी एक्यूरेसी रहती है। हाँ, इसलिए रहती है क्योंकि हमारा जो मिनिमम है 14, 14 से कम वाले को हम 14 कर रहे हैं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। बताएगा तो लोअर साइड इन लोएस्ट वैल्यू पे लिया ना हमने, जो 14 हमारी लिमिट है। आउटलेयर्स था, बहुत कम वैल्यूज होती हैं आउटलेयर्स में, मतलब काफी डिफरेंस आ जाता है वैल्यू में। 14 के बाद सीधे मान लीजिए आपके पास 2 है, और 2 है, 3 है, 9 नहीं है मान लीजिए, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। ये आपके रिजल्ट को मिसगाइड कर सकता है यदि आप इसको कंसीडर करते हैं। मिसगाइड कर सकता है। देखिएगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आप लोगों को बहुत पहले, कबीर सिंह मूवी का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, दिया था। यस, 80 इयर्स वाला बैठकर। हाँ, 80 ईयर्स वाला, तो वो यदि आप उसको इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आपके रिजल्ट को मिसलीड करेगा कि नहीं, बताए। 80 ईयर से भी डाल देते हैं आप, तो मिसलीड करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। ऐसे ही आउटलेट्स हैं सब, यदि हमने इसको कंसिडर, इसको हमने नहीं किया, तो हमारे जो रिजल्ट्स है ना अपोजिट आ जाते हैं। मैं तो प्रैक्टिकली देखा हूँ, मेडिकल साइंस में भी देखा हूँ। बॉम्बे हॉस्पिटल में जब मैं काम कर रहा था एज ए कंसल्टेंट डेटा एनालिटिक्स का, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का, तो वहाँ जो डेटा आ रहा था, तो जो हमारी हाइपोथेसिस थी उसके रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं थे। और मैंने उनसे पूछा था पहले, डॉक्टरों से, पूरे जो टीम थी उनकी, मैंने कहा कि सर ये इसमें कुछ ट्रीटमेंट करना है, कि नहीं सर आप तो एक्चुअल डेटा पे लेके करना। क्या होता है कि मशीन से भी जो डेटा जनरेट होता है हॉस्पिटल में, वो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा डेटा है, एक्यूरेट आ रहा हो, उनमें भी वेरिएशन होता है। तो कुछ मशीन से जो डेटा जनरेट हो रहा था वो उसमें आउटलायर्स थे। तो जब मैं पहली बार रिजल्ट उनको लेके गया सब, तो उसमें उनको एडवर्स जो एक्सपेक्टेड था वो रिजल्ट थे ही नहीं, अपोजिट रिजल्ट्स थे। डेटा चेक किया, ठीक है सब, रिजल्ट क्यों अपोजिट। फिर मैंने उनको डेटा के आउटलेयर्स दिखाए, मैंने कहा ये आउटलायर्स हैं, दीज आर द रीजंस व्हाई योर डेटा इज गिविंग अस एडवर्स रिजल्ट। ओहो, ये तो होना नहीं चाहिए, इतना तो आना नहीं चाहिए ये वैल्यू। तब उनके समझ में आया। मैंने सर यही तो पूछा था मैंने सोचा आपको, मुझे ट्रीटमेंट देना है कि नहीं देना है इसमें। तो ठीक ठीक, नहीं नहीं आप दीजिए ट्रीटमेंट दीजिए और निकाल के। फिर मैंने उसको आउटलेट्स को एडजस्ट किया, और जब रिजल्ट निकाला तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे वही आ गए सब हाइपोथेसिस। तो आप सोचिए कि मतलब इतना अंतर पड़ जाता है इन चीजों से। ठीक है। सर कोई भी डेटा कैसे क्वालिफाई करता है आउटलायर कहलाने के लिए? वो क्या अपना स्टैंडर्ड मीन से या स्टैंडर्ड मीडियन से बहुत दूर है, इसके लिए उसको? हाँ, वही। ओके। जस्ट
क्लियर हो गया आउटलायर के कंसेप्ट आपको? हम्म, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट आउटलायर का? ठीक है सर। तो ये एक इसलिए हम लोग जो है यूनिवेरिएट एनालिसिस करते हैं, वही मैं समझाना चाह रहा था क्यों किया जाता है यूनिवेरिएट एनालिसिस। तो बिना यूनिवेरिएट एनालिसिस के आप ये सब कर सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल। फ्लोरिंग कैपिंग क्या फार्मूला रखना है ना? दो फार्मूले हमारे पास, स्टूड डेटा के लिए अलग है और आपके ये डेटा के लिए अलग के लिए। सर कैपिंग के लिए भी कमांड होगा ना उसमें? किसके? कैपिंग करने के लिए सब ये फॉर्मूला हाँ, लगाया वो हुआ अभी देखेंगे अपन। कंडीशनल स्टेटमेंट बचे हैं अभी। कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं उसके लिए। थोड़ा सा बचा है यूनिवेरिएट के बाद में, वो भी करवाने वाला हूँ आपको, छोटी छोटी चीजें। जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट में बता देता हूँ ना, जैसे अपन ने पहले भी किया था, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज किया था एक जगह अपन ने। बीच में भी अपन ने नहीं किया था, एक डेटा के अंदर कैटेगरिकल में कन्वर्ट किया था। एम्प्टी कार्स में किया था सर। हाँ, 0 1 को अपन ने कन्वर्ट किया था हाँ, ना, लास्ट टू मैनुअल लास्ट में, में। ऑटोमेटिक में। हाँ सर। सेम स्टेटमेंट हम लोग यहाँ यूज करते हैं। जैसे एक्स में मुझे करना है ना, तो बहुत सिंपल है। इफ एल्स एक्स ही नाम से सेव करो, एक्स इक्वल टू एन। खाली इसकी जगह मैं 5 रखना चाहता हूँ और बाकी वैसे ही हो जाए, एक्स ही रहे। अब मैं यदि एक्स रन करता हूँ, पूरे यानी कर दिया, पूरे क्यों कर रहा है? कुछ गड़बड़ हो गया है फिल्स में। कंडीशनल तो यही डालते हैं हम लोग ज्यादातर, हो सकता है गड़बड़ हो रहा होगा। इफ एल्स आर्गुमेंट तो इक्वल टू लेना ही पड़ेगा, लॉजिकल लेना ही पड़ेगा, इसके बगैर तो लेगा नहीं। ये हो सकता है कि यूज द ब्रैकेट एंड सी व्हाट हैपेंस नाउ। फिर भी नहीं दे रहा। इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग जनरली यूज करते थे, इसमें इस पे क्यों नहीं काम कर रहा है? वो तो नहीं यूज करते हैं। मस्ट बी तो इफ एल्स यूज किया है। ये ना कर दिया लॉजिकल। लॉजिकल में कन्वर्ट कर दिया। एक सेकेंड मैं बताता हूँ क्यों गड़बड़ कर रहा है। तो मिक्स हो जाते हैं कई बार दोनों कमांड, पाइथन के और आर के। अपन आर कर रहे हैं और पाइथन के कमांड रन कर रहे हैं। सर इसको क्लास अगर लेंगे एक्स का तो इंटीजर आएगा ना?
हाँ एक्स का इंटीजर आना चाहिए तो वो एन भी जीरो तो नहीं नहीं मिल रहा है? न्यूमरिक आएगा, न्यूमरिक, इंटीजर नहीं आएगा, न्यूमरिक आएगा। एक्स का भी लॉजिकल दे रहा होगा ये रन करने के बाद, वही लॉजिकल में क्यों कन्वर्ट कर रहा है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड में देखता हूँ उसमें कहीं दिया है। सही तो कर पर तो यहाँ तो ले रहे आउटलायर एडजस्टमेंट। वैल्यू पे ले रहा है एक चले देखते हैं तो कंफ्यूज हो रहा है मुझे थोड़ा सा, वो फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। विथ जीरो कर रहा है, एक मिनट दूसरा वैल्यू कर सकते हैं। वो तो एन ए जीरो, ये जीरो वाला तो कंसेप्ट है करा है। ये वाला कर सकते हैं, कन्वेंशनल है बिना कंडीशनल के। इसको दोबारा रन करते हैं, देखो ये तो जीरो करेगा, फिर अपन दूसरा देखते हैं। हो गया, तो ये कुछ नहीं अपन ये सिंपल फंक्शन कंडीशनल भी होता है यूज, क्यों कौन सा कंडीशनल नहीं, क्यों नहीं हुआ, ग्रेटर देन स्मॉलर देन में आउटलायर्स में तो यूज हो रहा है। एक्स इज डॉट एन ए आपको मालूम है ट्रू फॉल्स देता है, और ट्रू फॉल्स को यदि मैं एक्स करके करूं तो मुझे क्या देगा, ये वैल्यूज देगा एन ए, है ना। तो वो बोल रहा है कि न्यूमरिक वैल्यू जीरो है, मतलब न्यूमरिक एक भी नहीं है एन ए वाले में, मतलब ये एन ए न्यूमरिक नहीं है ना। जो इसने निकाले एक दो तीन चार, चारों न्यूमरिक नहीं, उसकी जगह मैंने 5 रख दिया, तो आप देखेंगे यदि मैं एक्स रन करूंगा तो उसकी जगह 5 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग एन ए को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी भी वैल्यू से। कंडीशनल भी यूज होता है, मैं बताऊंगा कंडीशनल जब स्टेटमेंट है उसके द्वारा भी एन ए भरा है देखेंगे। और ये तो कन्वेंशनल अप्रोच है बिल्कुल, इसके द्वारा भी एन ए भर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका ये एन ए वैल्यूज का हो गया। अब अपन आते हैं अपने जो टास्क है कि आज अपन बात करने वाले हैं कैटेगरिकल डेटा का हम कैसे यूनिवेरिएट एनालिसिस करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ जो हैं एक डेटा सेट है आर्थराइटिस, जो कि लाइब्रेरी आपको एक पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा, जो पैकेज है VCD। इस पैकेज में वो डेटा सेट है आर्थराइटिस। तो मैं वो डेटा लेता हूँ आर्थराइटिस और इसको नाम देता हूँ MD। ये आर्थराइटिस डेटा सेट, इस आर्थराइटिस डेटा सेट में आप देखें, मैं पहले ही हटा देता हूँ बाकी का, दोबारा इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ आपके 84 ऑब्जर्वेशन से 5 वेरिएबल्स हैं, ये जो रोज हैं वो 84 है, वेरिएबल्स हमारे पास 5 है।
पहला वेरिएबल तो आईडी ऑफ पेशेंट्स है, दूसरा वेरिएबल ट्रीटमेंट है। इसमें दो प्रकार के ट्रीटमेंट दिए गए, एक तो ट्रीटेड और दूसरा प्लेसिबो। आगे देखेंगे। तो प्लेसिबो का मीनिंग जानते हैं आप लोग? प्लेसिबो यानी झूठा, एक प्रकार का तो झूठी टेबलेट देते हैं ना पेशेंट्स को, एक डमी टेबलेट दे दी जाती है प्लेसिबो। उनको लगता है हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है, पर वो नकली टेबलेट रहती है ना, सॉल्ट खाली कुछ भी रहता है वो, तो वो दे देते हैं, दैट इज द प्लेसिबो ट्रीटमेंट। और तीसरा है जेंडर, मेल फीमेल। चौथा एज है जो कि इंटीजर है। पांचवा इम्प्रूव्ड है। तो जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसी को तो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक्चुअल दवा दे रहे हैं, किसी को हम नहीं दे रहे हैं, कुछ लोगों को प्लेसिबो में हम नहीं दे रहे हैं, तो उनमें कैसा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो नन, सम एंड मार्क, तीन तरह का इम्प्रूवमेंट है। या तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, या थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, या बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। यदि आप इस डेटा की पूरी स्टडी करना चाहते हैं कि क्या वेरिएबल है, क्या डेटा सेट है, तो क्वेश्चन मार्क लगा के आप आर्थराइटिस लिख दीजिए और क्लिक करिए। ये आर्थराइटिस डेटा सेट का आ गया, 1988 का है, पोच एडवर्ड्स का डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल इन्वेस्टिगेशन एंड न्यू ट्रीटमेंट ऑफ रिमोटाइड आर्थराइटिस। So data frame having 84 observations and 5 variables: patient ID, treatment, factor indicating placebo and treated, factor indicating sex, male and female, age of patient and improved, the ordered factor indicating treatment outcome, none, sum and mark। तो देखिएगा, मैं इसको आपको बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर भी देखते हैं। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सर ये वीसीडी तो रन नहीं हो रही है। आपने इंस्टॉल किया उसको, पैकेज डाउनलोड किया? पैकेज पे मैं जा रहा हूँ तो वहां पर वो दिखा रहा है वीसीडी, तो पैकेज पे कुछ दिखा नहीं रहा है इस तरीके से। एक बार आप उसको दोबारा से पैकेज को पॉपअप विंडो लें, आ रहा है, देखिए मेरे इसमें तो आ रहा है, ओवर हो रहा है, देखिए। नहीं, मेरे में भी नहीं आ रहा है। चलिए फिर दूसरा तरीका बताता हूँ। आप लिखिए इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, लिखिए कोर्स में BCD कोर्स कंट्रोल एंटर कर दी। हो रहा है? हाँ, वो इंस्टॉल कर रहा है। एक ये भी तरीका, आप वहां से नहीं करना चाहते हैं, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस और कोर्स में लिखना है पैकेज का नाम, हमें से ध्यान रखिएगा, वो केस सेंसिटिव है, ध्यान रखिएगा कहाँ कैपिटल कहाँ स्मॉल, है ना। हो गया सर। हो गया ना? हाँ जी। ये मैं ज्यादातर यही यूज करता हूँ इंस्टेड ऑफ वहां से पैकेज डाउनलोड करने के, अपने एनडी कमांड। आर्थराइटिस का अपन ने डिटेल देख लिया, अपन अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसका क्या है। कोई भी डेटा सेट लेते हैं, स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। आप देखेंगे यहाँ जो वेरिएबल्स हैं, जो प्लेसिबो ट्रीटेड है, जहाँ भी स्ट्रिंग्स है वो फैक्टर है, ना कि कैरेक्टर। व्हाट इट फैक्टर फॉर्म, ये दो लेवल, ये भी फैक्टर है, जेंडर दो लेवल है, ये ऑर्डर्ड फैक्टर। ऑर्डर्ड फैक्टर का मतलब नन सबसे कम, नन को 1 मिला है, सम को 2 मिला है, और मार्क्ड को आपका 3 मिला है। गॉट इट? ठीक है, तो इस प्रकार से ये फैक्टर्स है। अब यहाँ हम बात करेंगे कैटेगरिकल डेटा। कैटेगरिकल डेटा में हम क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल, परसेंटेज टेबल, यही बनता है ना। तो यहाँ हम बात करेंगे टेबल फंक्शन से शुरू करेंगे। यदि हम एक टेबल बना, वो टेबल बना रहे हैं आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट,
आप देखिए अगर टेबल बन गया 43 पर्सन को जो मिल रहा है वो प्लेसिबो ट्रीटमेंट दिया, 41 को ट्रीटेड एक्चुअल ट्रीटमेंट दिया, मिल गया। हम्म? पर फ्रीक्वेंसी हम शो नहीं करते हैं कभी भी डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में, है ना। हम परसेंटेज से हमें ज्यादा समझ में आती चीजें, क्योंकि हमें फिर कंपेयर नहीं करना पड़ता आउट ऑफ हाउ मेनी। यहाँ 84 है, हमें तो ये ध्यान रखना पड़ेगा 84 में से 43 जो है वो प्लेसिबो। यदि मैं बोलूँ कि 43 प्लेसिबो है और आपको टोटल नहीं बताऊं तो आपको कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। इसकी जगह मैं परसेंटेज बोल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा बेटर रहेगा इसमें। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है प्रॉप डॉट टेबल। उसके अंदर ये वाली टेबल रख देते हैं। प्रॉप डॉट टेबल में भी टेबल ही रखना है आप। तो ये क्या देगा, पहले तो हम इसका आउटपुट देखें। ये प्रोपोर्शन दे रहा है दोनों, है ना, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन। 43 डिवाइडेड बाय 84, 41 डिवाइडेड बाय 84, ये प्रोपोर्शन। और मुझे तो परसेंटेज में चाहिए। परसेंटेज के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा, इनटू 100 कर दूँ। हाँ, अब देखिए क्या मिला मुझे, परसेंटेज मिला। पर अभी भी डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे 2 ही डिजिट चाहिए, या नहीं चाहिए डिजिट। डेसिमल के बाद मुझे कोई नंबर नहीं चाहिए, मुझे राउंड ऑफ चाहिए बिल्कुल। तो मैं राउंड फंक्शन यूज करूंगा और मैं कुछ नहीं लिखूंगा कॉमा के बाद। कॉमा के बाद यदि 2 लिख देता हूँ तो 2 मिलेंगे, 3 लिख देता हूँ तो 3 डेसिमल प्लेसेस डिजिट्स मिलेंगे। मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। 51%, 49%, देखिए 43 था वो, जो कि 51%, 41 था जो कि 49%। Got it? Any doubt in the prop dot table? ये प्रॉप डॉट टेबल करते क्यों है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसके लिए ओनली परसेंटेज कन्वर्जन। हाँ, ये प्रोपोर्शन दे देता है हमें, जैसे यहाँ प्रोपोर्शन दिया है इसने, ये दिया ना प्रोपोर्शन, मतलब, और उसको फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सर अगर डेसिबल के बाद 2 डिजिट से राउंड ऑफ करना है तो उसके लिए वेरिएबल्स डाल हाँ सकते हैं क्या? राउंड हाँ, ये राउंड कॉमा 2। ओके। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि एक तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं और दूसरी हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट, कि क्या ट्रीटमेंट से कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब 2 वेरिएबल लेते हैं, अभी तक अपन ने एक ही वेरिएबल का टेबल बनाया था, अब अपन 2 वेरिएबल के टेबल बनाते हैं। मैं एक्स एक्सिस पे ले लेता हूँ आपका ट्रीटमेंट प्लेसिबो, वाई मतलब कॉलम साइड में ले लेता हूँ, ये तो रो साइड हो गया, कॉलम साइड में ले लेता हूँ इम्प्रूव्ड। दिख रहा है आपको नॉन समेन मार्क, ये फ्रिक्वेंसी कि भाई जो 84 थे उसमें से 25 जो पेशेंट, 29 जो पेशेंट्स हैं वो प्लेसिबो हैं, उनको कोई भी फायदा नहीं हुआ। प्लेसिबो में जिनको हमने झूठी मेडिसिन दी है उसमें खाली 7 लोगों में मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुआ है साइकोलॉजिकली, और जिनको हमने एक्चुअल गोली दी है उसमें 21 पर्सन्स को मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुआ है। मतलब जो दवा है वो कारगर, यही मीनिंग निकलेगा ना भाई। जिनको हमने ट्रीटमेंट दिया, जिनको एक्चुअल दवा दी है वहाँ संख्या ज़्यादा है, और जिनको हमने झूठी दवा दी है वहाँ संख्या कम है। Got it? पर ये फ्रिक्वेंसी है, हमें यहाँ भी प्रॉप डॉट टेबल लेंगे।
मैं इसको भी राउंड अप करता हूँ। राउंड ऑफ तो डेसिमल 100 नहीं किया ना, मल्टीप्लाई। ये परसेंटेज। अब मैं यदि बोलूं 35% जो है वो प्लेसिबो नन, तो ये बड़ा इंटरप्रिटेशन करेक्ट हो रहा है क्या? हम टोटल से ले रहे हैं, 100% टोटल है। तो इस तरह की टेबल्स में ये बेटर होता है कि हम या तो कॉलम वाइज टोटल से प्रोपोर्शन निकालें या रो वाइज टोटल से प्रोपोर्शन निकालें। समझ रहे हैं आप बात को? रो वाइज या कॉलम वाइज। अभी हम टोटल से प्रोपोर्शन निकाल रहे थे, है ना? तो जो ये हमारा था ये टोटल से है ना, टोटल 100। मैं चाहता हूँ कि रो को इधर 100 मानूं और इस हिसाब से इसको डिवाइड करूं। देखिए अभी जो मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ वापस से। ये मैं पहले इतना फंक्शन चला था, नहीं ये इधर वाला था। ये देखिए ये क्या है एक्चुअली, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है ना। अब मैं जो ये प्रॉप डॉट टेबल मेरे पास आउटपुट आ रहा है, वो आउटपुट जो है वो किस प्रकार से आ रहा है, जरा इसको समझिए। ये जो 34 आ रहा है ना, वो इस 29 डिवाइडेड बाय 84 आ रहा है। ये सब 84 से डिवाइड हो गया है विजिट के लिए। तो ये इसको इंटरप्रिटेशन करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। यदि मैं इन्हीं चीजों को इसका टोटल देखूं कि जो आता है 43 और इसका टोटल आता है 41, यदि मैं इसको 43 से डिवाइड करूं, इसको 43 से डिवाइड करूं, इसको 43 से डिवाइड करूं, इसको 41 से डिवाइड करूं, इसको 41 से डिवाइड करूं, इसको 41 से डिवाइड करूं, तो इंटरप्रिटेशन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। कैसे? कि मैं बोल सकता हूँ कि इसको 100% ले रहा हूँ ना, अब मैं इसका ये जो प्रोपोर्शन है प्लेसिबो में इतने इतने परसेंट, प्लेसिबो के इतने परसेंट नॉन इम्प्रूवमेंट है, इतने परसेंट को सम इम्प्रूवमेंट आया, इतने परसेंट को मार्क्ड इम्प्रूवमेंट आया। ये ज्यादा इंटरप्रिटेबल है या नहीं है? क्या बोलते हैं? जी ये सर, ज्यादा अच्छा इंटरप्रिटेबल है ये ज्यादा सेंस कर रहा है सर। है ना? ये ज्यादा सेंसफुल है, ये नहीं था जो अपन ने टोटल से लिया था। तो या फिर कॉलम वाइज ले लो, मैं ऐसे भी ले सकता हूँ कि 29 डिवाइडेड बाय कॉलम सम जो है 9 और 3 12 और 4 42, है ना? ऐसे ही 13/42। ओके, ये दोनों का हो गया, है ना? ऐसे इनका टोटल ले लिया 7/14, 7/14। फिर इनका टोटल ले लिया 28, 7/28 और 21/28। गॉट इट? तो ये जो टोटल आएगा ये 100% होगा। हम ये बोल सकते हैं नॉन इम्प्रूवमेंट जो हुआ है उनमें इतने परसेंट प्लेसिबो हैं और इतने परसेंट ट्रीटेड। ये भी एक अच्छा, ये भी सेंस दे रहा है। क्लियर हो? तो ये ज्यादा जरूरी है जब भी हम दो वेरिएबल के टेबल बनाते हैं, तो हमें या तो रो सम पे करना है या कॉलम सम पे करना है, ठीक है? वो ज्यादा इंटरप्रेटेबल होता है। तो देखिए ना कैसे हम रो सम और उसकी बात करेंगे। तो ये जो फंक्शन था टेबल यहाँ खत्म हुआ, प्रॉप डॉट टेबल में ही हमें करना पड़ेगा जो भी काम करेंगे। तो यदि मैं 1 लिखता हूँ और मैं आपको प्रॉप डॉट टेबल करके बताता हूँ 100% में कंप्लीट करने के बाद,
ये देखिएगा, ये 1 लिखने पे रो सम के हिसाब से ये दे रहा है, तो आप ऐसे टोटल करेंगे तो 100 आएगा। यहाँ इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ पर 7/7 दोनों में है ना। तो प्रोपोर्शन जो है वो इस तरह का है कि वो राउंड ऑफ 100 नहीं देगा, पर नीचे वाला 100 देगा टोटल। व्हाट इट ओके। नहीं ये सर, ये थोड़ा एक सा बार वापस, ये थोड़ा सा बताइए वापस। इसमें हमने 1 जो किया है वो रो के लिए किया है, रो के लिए। प्लेसिबो के लिए, हाँ और उसका टोटल 100 नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे जो दूसरा रो है उसका 100 आ रहा है। हाँ, ये इसलिए नहीं आ रहा है, यदि मैं आपको खाली इतना रन करके बताऊं तो समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं आया है। देखिएगा, ये रेशियो और ये रेशियो 0.62 0.1627 0.1627 इज इट क्लियर? ये सेम है। तो इसको वो 16 जब हमने राउंड ऑफ किया तो 16.27 और 16.27 हो रहा है ये। तो जब भी 16.27 होगा तो राउंड ऑफ करने पे क्या होगा, 16 होगा या 17 16 होगा? या 17, राइट। 17 तो होगा नहीं, 16.5 या उससे ज्यादा होता तो 17 होता। राइट। तो 16.27 के कारण ये भी 16 हो गया, 16.27 के कारण ये भी 16 हो गया। Got it? तो इसलिए ये डिफरेंस आ रहा है। यदि एक 17 होता दूसरा 16 होता टोटल 100 हो जाता। जी। इस कारण से यहाँ टाई कर गया है ये, है ना, इसलिए नहीं हुआ है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब इसी को यदि मैं कॉलम सम से देख के देखता हूँ तो वहां यदि इस तरह की चीज नहीं आएगी तो मैं वो ज्यादा बेटर समझूंगा कि उसको रख दूं। तो मैं 1 की जगह 2 कर दूंगा प्रोपोर्शन डॉट टेबल में। तो 2 यानी कॉलम सम। तो आप देखिए कॉलम सम से सब मैंने देखा, तो आप टोटल कॉलम का देखिए 100 100 100। तो यहाँ मुझे वो 1 का मिसिंग नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? तो क्या हो रो रहा के लिए आइडियली हमेशा हम 1 लेते हैं और कॉलम के है? लिए 2 कॉलम के लेते लिए हैं। 2 लेते हैं और वो हमेशा पहले, कॉलम बाद में। हम लोग जब देखे भी हैं कि रो सिलेक्शन में रो पहले लिखा जाता है कॉलम बाद में लिखा जाता है, इसलिए 1 2 इसी हिसाब से डिसाइड किया। क्लियर? तो यहाँ आप देखेंगे कि ये ज्यादा अच्छा है कि भाई जो नॉन इम्प्रूवमेंट है उसमें 69% प्लेसिबो है और 31% ट्रीटेड है, जिनको कोई भी फायदा नहीं होगा। हाँ, जिनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ उसमें आधे आधे हैं तो 50-50%। हाँ, जिनमें मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुआ है उसमें खाली 25% प्लेसिबो को मार्क्ड इम्प्रूवमेंट मिला और 75% ट्रीटेड है जिन्हें मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुआ। डज दैट मेक सेंस टू यू? क्लियर? ठीक है सर। इस प्रकार से हमें ये देखना पड़ता है कि हम किस हिसाब से टेबल को इंटरप्रेट कर पाएंगे, किस हिसाब से लेंगे। तो ये तो एक बात थी इसमें। अब एक हम बात करते हैं मार्जिन डॉट टेबल, है ना। देखते हैं मार्जिन डॉट टेबल्स। मैं ये पूरा ही ले लेता हूँ इसकी जगह। देखिए यदि मैं मार्जिन डॉट टेबल लेता हूँ फंक्शन, तो पूरा टोटल बताएगा कितना है, जरा, है ना। पूरा टोटल बताएगा। मैं इधर आ जाता हूँ, इधर जरा जल्दी हो जाए काम अपना। ये तो मैं बता चुका हूँ, नंबर भी बता चुका हूँ। अब टेबल हम देख ही चुके हैं। एक्स टेब में बताऊंगा आपको थोड़ा सा। टॉप डॉट टेबल बता चुका हूँ, मार्जिन डॉट टेबल। तो यहाँ हम एक काम करते हैं कि एक्स टेब और बताता हूँ मैं आपको। जो हमने टेबल बनाया
मान लीजिए ये टेबल मैंने बनाया, फीमेल मेल और नन सम मार्क्ड, वही आर्थराइटिस से दोनों वेरिएबल लिए। फर्स्ट मैंने अप्रूव लिया है कि जो रो साइड आ गया, जो जेंडर लिया है वो कॉलम साइड है। एक और फंक्शन होता है हमारा एक्स टेबल, इसमें दो या दो से ज्यादा वेरिएबल भी ले सकते हैं, इसमें तो दो ही ले सकते हैं, रो एंड कॉलम। इसमें दो से ज्यादा ले सकते हैं। तो टिल्डा से स्टार्ट होता है ये हमेशा, और यहाँ फिर कॉमा नहीं होता है वेरिएबल्स के बीच में, जैसे यहाँ कॉमा है वेरिएबल्स के बीच में। यहाँ खाली वेरिएबल नेम होता है, डेटा हम अलग से लिखते हैं कॉमा लगाने के बाद। ठीक है, इम्प्रूव प्लस एक्स ये दोनों हमने लिखे, दो वेरिएबल लिए हैं और सेम टेबल में बनाना चाह रहा हूँ जैसा टेबल में बना। दोनों में डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस आ रहा है। नाम आ गए हैं सर रो और नाम कॉलम के। कॉलम नहीं मार, बस ये एक डिफरेंस आया है ना। तो कॉलम में कॉलम नेम आ गए हमारे। अब मैं इसी को ट्रीटमेंट को इम्प्रूव के साथ ले रहा हूँ। अभी अपन ने क्या लिया था, इम्प्रूव्ड और सेक्स लिया था, अब ट्रीटमेंट और इम्प्रूव्ड ले रहा हूँ और इसको टेप 2 नाम से सेव कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट नेम दे दिया मैंने, और ये टेप 2 दिखाता हूँ। तो ये जो अपन ने पहले बनाया था टेबल नन सम मार्क्ड वाला, फ्रीक्वेंसी वाला, वही सिंपल टेबल जैसे बन गया। अब मैं इसका प्रोपोर्शन ले रहा हूँ, इसको राउंड अप कर रहा हूँ 100 और 2 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा हूँ। तो ये मेरा नहीं 2 इसलिए लिया है कि मैंने कॉलम सम लिया। तो ये एक आ गया मेरे पास 35, 15, 88, 825, ये परसेंटेज आ गया। ये मैंने 1 लिया है, 2 लिया है, 2 लिया है टेब में। अच्छा हाँ, 100। अच्छा राउंड अप वाला 2 है, प्रॉप टेबल में 2 नहीं है। ठीक ठीक, राउंड अप वाला 2 है। ये राउंड अप का 2 है, फिर इंटू 100 किया है। ठीक है, राउंड अप का 2 है। ये यदि मैं इसको रन करता हूँ तो यू विल गेट द राउंड अप 2 प्लेसेस से। एक मैंने ज़्यादा ले लिया था। राउंड अप से लेना, ये राउंड अप, ये 2 लिया हुआ, ये वो वाला 2 नहीं है प्रॉप टेबल वाला। तो ये टोटल से ही दे रहा है मुझे, टोटल से ही दे रहा है 35, 15, 88, 825, टोटल से दे रहे हैं मुझे। ठीक है, तो राउंड अप। ठीक, और अब ये तो हम देख ही चुके हैं। तो हॉरिजॉन्टल राउंड अप कर लिया हमने, तो वर्टिकल कर लिया। तो वर्टिकल हमारा ये हॉरिजॉन्टल वाला ये अपन पहले ही देख चुके हैं। मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो टेप 2 हमने लिया था, टेप 2 मीन्स वेयर इज अवर टेप 2, दिस द टेप है ना। ये टेप 2 लिया, इम्प्रूव्ड आ गया था, ट्रीटमेंट आ गया, और ये फ्रीक्वेंसी टेप। मैं इसका मार्जिन डॉट टेबल लेता हूँ फंक्शन, तो हमें टोटल बताइए कि टोटल क्या 84 है। यदि मार्जिन डॉट टेबल में 1 ले लेता हूँ, कॉमा करके 1 लेता हूँ, तो देखिएगा क्या बताता है। 1 बताएगा कितना, फर्स्ट रो में प्लेसिबो था, सेकंड रो में ट्रीटेड था। तो फर्स्ट रो में 43 टोटल है, सेकंड रो में 41 टोटल है। गॉट इट? आवाज आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर आ रहा है। इसी प्रकार यदि मैं 2 करता हूँ तो कॉलम के हिसाब से बताएगा कि नन में कितने हैं, 42 है टोटल, सम में 14 है, मार्ग में 48 है। गॉट इट? टोटल बताता है। मार्जिन डॉट टेबल जो है वो टोटल बताएगा आपको, या तो टोटल टेबल का बताएगा, यदि आप 1 लिखेंगे तो रो के टोटल का बताएगा कि पहली रो में क्या टोटल आ रहा है, दूसरी रो में क्या टोटल आ रहा है।
यदि आप 2 लिख देंगे तो कॉलम के टोटल बताएगा, पहले कॉलम का टोटल कितना है, दूसरे का टोटल कितना है, तीसरे का टोटल कितना है। समझ में आ गया? एक बार सर पूरी टेबल दिखा देंगे हाँ। इसी की। देखिएगा 29 13 42 7 7 14 और 7 21 28। व्हाट इट, ऐसे ही प्लेस यूवर का यहाँ टोटल देखेंगे तो ये आएगा 43, टी8 का आएगा आपका 41। व्हाट इट, मार्जिन डॉट टेबल हमेशा आपको टोटल देगा। ये आपके डेटा को कोलैप्स कर देता है ना। अब नेक्स्ट चीज आती है एड मार्जिन करके एक फंक्शन है, वो भी मैं टेब 2 पे ही ले रहा हूँ। देखिएगा क्या डिफरेंस है, तो समझ में आया इस टेबल में। एंड में सम कर दिया, नया हाँ कॉलम बना दिया, हाँ, कॉलम भी बना दिया, कॉलम भी रो भी बना दिया। हाँ दोनों ठीक है। बना दिए। तो ये अपन को जो एड मार्जिन, जो मार्जिन से मिल रहा था, खाली मार्जिन से हमें टोटल मिल रहा था, है ना। एड मार्जिन से क्या हुआ, हमें वो टेबल भी मिल गई और टोटल भी मिल गया। क्लियर, दोनों मिल गया। और जिसको हम बोलते हैं पाइवट टेबल, यदि मैं 1 लिखता हूँ, 1 लिखूंगा तो क्या करेगा, ये रो का टोटल देगा, रो में टोटल देगा। इधर उल्टा चलता है ये फंक्शन थोड़ा सा, कि भाई प्लेस यू टीटेड यहाँ 42 है या 14 है, और यदि 2 दूंगा तो इधर टोटल देगा। इज इट क्लियर? तो जनरली हम लोग दोनों ही साइड ले लेते हैं टोटल, 1 2 के फेरे में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं टेप 3। टेप 3 एक और ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, एक्स टेप बना रहा हूँ। अब 3 वेरिएबल्स हैं, ट्रीटमेंट, इम्प्रूव्ड एंड सेक्स, एक ही टेबल में। देखिएगा कैसे बनता है। वह क्या है, जो हमने तीसरा वेरिएबल लिखा जेंडर, उसने जेंडर के हिसाब से पहले बाइफरकेट किया, फीमेल और मेल, है ना। अब फीमेल वाले जितने थे हमारे पास, फीमेल में कितने थे, फीमेल में यदि हम देखें तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ फीमेल में कितने आएंगे। मैं इधर ही लिख देता हूँ। फिफ्टी 59 और 25 है। तो आप यदि देखेंगे कि यहाँ टोटल जो है 59 है, यहाँ जो टोटल है वो 25 है। पहले तो उसने उसमें डिवाइड किया, उसके बाद उसने बाकी के जो 2 थे उनसे उसने इस 59 को, 59 में कितने प्लेसिबो नन है, कितने प्लेसिबो सम है, ये उसने डिवाइड किया इसी मेल के साथ। पर ये टेबल हमारे किसी ज्यादा उपयोग की नहीं है, तो हम बेटर समझेंगे कि हम इसकी जगह कुछ और अल्टरनेट लें। तो एक होता है एफ टेबल। एफ टेबल भी जो है एक्स टेब पे हम लोग यूज करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक्स टेबल ज्यादा बेटर है। यहाँ मैंने जो थर्ड वाला था वो तो कॉलम में दे दिया उसने, और शुरू के 2 थे उसमें से पहला वाला को मैन ले लिया, ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट इम्प्रूव नन सम, और फिर प्लेसिबो। प्लेसिबो के अंदर ये 3, ट्रीटेड में ये 3। जैसे अपन वो टेबल बनाते हैं एक्सेल में, अपन वर्टिकल बनाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, एनी डाउट? इसी में मैंने फिर आगे कुछ दिया है, ये आप लोग रन करिएगा। एफ टेबल हुआ, ये आप समझने की कोशिश करिएगा। इसमें मैंने सब फंक्शन नेस्टिंग की है, फंक्शन की बहुत से फंक्शन डाले हैं। तो ये आपका एक होमवर्क मानो,
कि आपको लिख के रन करना है। फिर एक केस क्लास भी दिया है मैंने, यहाँ भी पूरे फंक्शंस लिखे हैं, आपको खाली रन करना है और उसको समझने की कोशिश करना है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ठीक है, सर आप ये शेयर कर दीजिए हाँ ये मैं शेयर कर वीडियो भी सर। अभी कर देता हूँ। एक सेकेंड। यूनिवेरिएट में शायद किया होगा मैंने, ये करा हुआ है। ये सर इसमें हाँ ये यूनिवेरिएट डॉट आर करके है, ठीक है ना। यूनिवेरिएट स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ भी है इसमें और ये भी है, ठीक। ईडीए करके है, एक्सपर्टी डेटा एनालिसिस, उसमें यूनिवेरिएट है ना। उसमें 3 होते हैं, यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मल्टीवेरिएट। तो अभी अपन यूनिवेरिएट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज लोग जल्दी चले गए, कितने 3 लोग। सर उसके शालू के तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बैटरी में, अच्छा अच्छा। लैपटॉप में कुछ। हम्म। सुभाष जी तो उसको जाना था कहीं मीटिंग में, जल्दी ही आज कुछ काम है उसका, इसलिए चला गया। प्रेरणा पता नहीं क्यों चली गई। प्रेरणा आई नहीं थी सर आज। 9 लोग तो दिख रहे थे मुझे बीच में। वो मैंने 2 उससे लॉगिन किया था। अच्छा अच्छा, मेरे को खाली वो काउंट दिख रहा था, नहीं मुझे सभी आए। हाँ 2 लोग गए। अभी फाइनेंस क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। सर लास्ट लास्ट में थोड़ा सा है कि वो हाँ प्रैक्टिस थोड़ा, करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा संगीता जी उसमें, है ना। नहीं आएगा तो फिर अपन उसको दोबारा वो करेंगे थोड़ा सा। अभी क्या है कि धीरे धीरे अब डीप में जाएंगे, अभी स्पीड अप भी होगा काफी। अभी तो क्या बहुत स्लो पेस पे चल रहे थे, अब जैसे जैसे आपके कमांड क्लियर होते चले जाएंगे अपन का पेस बढ़ेगा। आज ये फाइनेंद्र है नहीं है। यस सर। हाँ फाइनेंद्र बहुत कम बोलते हो यार तुम्हें ना, फाइनेंद्र थोड़ा साइलेंट रहता है, नहीं समझ में आ रहा है फाइनेंद्र। यस सर, समझ में आ गया। अभिलाष जी आपको आगे सर। आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। क्लियर हो तो रहा है। मतलब इंटरेस्टिंग है या नहीं है, मजा आ रहा है नहीं इसमें। सर मजा आ रहा है, बट वही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और चाहिए। करना है, और करना है हाँ प्रैक्टिस। हाँ, नहीं तो राहुल गांधी स्टाइल में मजा आना चाहिए, हैं। सर मजा नहीं सर, वो मजा आ गया है। मजा आ गया। तो वही है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। और अभी अपन जब थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे, फिर आपको मैं कुछ एक दूंगा, प्रोजेक्ट दूंगा, डेटा सेट दूंगा, उस पर काम आप करेंगे अपने आप से, तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा क्या। अभी तो अपना लर्निंग है। अभी अभी असाइनमेंट मैंने पिछला भी नहीं दिया आपको, वो दोनों असाइनमेंट में दूंगा, आप करिएगा उसको आराम से, कोई जल्दी नहीं है। और कोई तो डाउट है नहीं अभी। अभी तो प्रैक्टिस करना है आपको खाली, है ना। सर वीडियो 2 से 3 घंटे बाद ही मिलता है ना। हाँ आज मैं डाल दूंगा जल्दी। क्या होता है कि 1 आध घंटा आधा घंटा लगता है आने में, क्लाउड पे रिकॉर्ड होता है ये, सिस्टम में अच्छा नहीं वीडियो करता हूँ। चाहिए होगा। हाँ क्लाउड पे क्या जो रिकॉर्ड होता है वो यदि सिस्टम में करते हैं ना, तो जो इतना प्रॉपर वीडियो नहीं आता सिस्टम में। सिस्टम में ये जैसे मेरा जो इनबॉक्स में आता है ना पढ़ाते हुए, तो वो गायब हो जाता है यदि हम सिस्टम में करते हैं, तो वो नहीं देता है। तो वो इंटरेक्शन भी जरूरी होता है ना।
तो खाली फिर से आपको स्क्रीन दिखेगी और आवाज सुनाई देगी। तो इसलिए मैं क्लाउड पर करता हूँ, तो वो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर भेज आ जाता है उसका इंफॉर्मेशन कि हाँ ये हो गया है। आज मुझे कई बार भूल जाता हूँ काम का, तो आज मैं डाल दूंगा। मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा कि पहले वीडियो डाल दिया जाए, अपलोड कर दिया जाए। ज्यादा चाहूंगा। ठीक है, ओके। अभिषेक याद दिलाते हैं कई बार मुझे कि भाई वीडियो डाल दो। क्या सर हम लास्ट लोग क्लास अपना मैंने ली, है? सॉरी इट्स ओके, कैरी ऑन। नहीं, लास्ट क्लास नहीं ली थी ना मैंने सर, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा सा था वो, अच्छा अच्छा, क्योंकि ऑफिस में तो खैर टाइम नहीं मिल पाता, फिर घर आके फिर अपना टाइम निकालना पड़ता है, इसलिए। सही सही। नहीं मैं अब डाल दूंगा आधे घंटे में 1 घंटे में। नो नो इशू सर, नो क्या इशू होता है कि ये सिस्टम पे मैं ज्यादा हैंडी रहता हूँ। अब कई बार एनालिसिस काम करने बैठ गए अपने सोफे पे कहीं लैपटॉप के साथ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, पर अपन नहीं डाल पाता। कोई सिस्टम में डाउनलोड करता हूँ मैं इसको, लैपटॉप में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चलिए, ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। ओके, It is. थैंक यू।